अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन.99 स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज इस लेक्चर के अंदर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड एक इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात याद रखिए कि ये जो थ्योरी है ये प्रपोज की है मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक एक जर्मन साइंटिस्ट है। अराउंड 1900 के राउंड अबाउट ये स्टडी कर रहा था कि एक हार्ड बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन की स्पेक्ट्रल लाइन से, एक हार्ड बॉडी है वो रेडिएशन जब इमिट करेगी, उन रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी उनको ये स्टडी कर रहा था। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको इसने एक थ्योरी की फॉर्म में दी, जैसे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये थ्योरी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले जो थ्योरी प्रेवलेंट थी दैट वाज मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल की जो थ्योरी थी दैट वाज a fundamental theory in old physics or in classical physics. According to that theory, यानी कि मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी इन अ कंटिन्यूस मैनर। मैक्सवेल का ये कहना था कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो वो कंटिन्यूस मैनर के अंदर एनर्जी को एमिट करते हैं। लेकिन प्लैंक्स ने ये बात ऑब्जर्व की है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे या कोई भी बॉडी जो एनर्जी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगा। इसकी पहली ऑब्जर्वेशन कि एनर्जी जो एमिट होगी या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी, वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी। तो इसका पहला पॉइंट क्या बनता है? इसका पहला पॉइंट ये बनता है कि एनर्जी emitted are absorbed by a body। एक बॉडी से जो एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी is not in continuous manner, is not in continuous manner। ये उसने बात दी, ठीक है, कि जो एनर्जी बॉडी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, दोनों केसेस में एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी और एमिट होने वाली एनर्जी ये दोनों कंटिन्यूस मैनर में नहीं होंगी, इट इज इन डिसकंटिन्यूस मैनर। ये पहली बात याद रखें, इट इज इन डिसकंटिन्यूस मैनर। अब ये डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से हम ये कहते हैं कि सपोज ये एक हॉट बॉडी है। अब ये कहता है कि ये एनर्जी इस तरह से एक कंटिन्यूस वे में नहीं एमिट करेगी, ये एनर्जी यूं कंटिन्यूस वे में एमिट नहीं होगी, बल्कि ये एनर्जी इस तरह से स्मॉल यूनिट्स की फॉर्म में एमिट होगी, इस तरह से यूं, इस तरह से ये एनर्जी एमिट होगी। तो हम पहली बात ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के मुताबिक जो एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी। अब ये जो एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी इनको हम क्या कहते हैं? वेव पैकेट्स, यूनिट वेव या इम्पल्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी इम्पल्स। तो हम ये कहते हैं कि it is in the form of यूनिट वेव, इनको यूनिट वेव भी कहते हैं या वेव पैकेट्स भी कहते हैं या इम्पल्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। डिफरेंट नाम इसको दिए जाते हैं कि ये जो एनर्जी कोई हार्ड बॉडी एमिट करती है या कोई कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो वेव पैकेट की फॉर्म में होगी, यूनिट वेव की फॉर्म में होगी या इम्पल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी, अगर हम हीट एनर्जी की बात करेंगे तो ये जो यूनिट वेव या वेव पैकेट्स होंगे इन्हें कहा जाएगा क्वांटम। याद रखना है कि इन केस ऑफ हीट एनर्जी, in case of heat energy it is called quantum। हीट एनर्जी के केस में हम इसे कहेंगे क्वांटम या इसका प्लूरल होगा क्वांटा। तो आपने याद रखना है कि अगर आप हीट की एब्जॉर्प्शन या एमिशन की बात कर रहे हैं तो वो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है या जो एमिट होगी वो किस फॉर्म में होगी, क्वांटम की फॉर्म में होगी या क्वांटा की फॉर्म में होगी। ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी में इन पार्टिकल्स को कहेंगे फोटॉन। इस पॉइंट को ध्यान में रख लें। इन केस ऑफ लाइट, in case of light these are known as photon। these wave packets are known as photon। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप हीट एनर्जी की बात करेंगे तो उस केस में हम ये कहेंगे कि these are known as quantum, और अगर हम लाइट एनर्जी की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। तो यहाँ पर अब तक हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या एनर्जी एमिट करेगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी, और स्मॉल यूनिट वेव की फॉर्म में या वेव पैकेट की फॉर्म में एमिट होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक वेव पैकेट या हर एक इंपल्स ऑफ एनर्जी इसकी एक डेफिनेट एनर्जी होगी। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि ईच वेव पैकेट आर यूनिट वेव आर इंपल्स ऑफ एनर्जी is associated with definite amount of energy or possess definite amount of energy। तो हम दूसरा पॉइंट इसका ये लिखते हैं कि each wave packet possess a definite amount of energy। हर वेव पैकेट की एक डेफिनेट एनर्जी होगी, हर वेव पैकेट एक डेफिनेट एनर्जी रख रहा होगा, और उस डेफिनेट एनर्जी को हम क्या कहें, वो डेफिनेट एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के। तो हम ये कहते हैं कि एंड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। वो जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखें, ई एनर्जी ऑफ वेव पैकेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। याद रखना है कि ये न्यू जो है दिस इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हम लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज नोन एज एच, और इस एच को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। इसमें एच क्या है, हेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको याद रखना है कि हेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second। देखें कि here H is known as Planck's constant। H को हम Planck's constant कहेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 6.6262 into 10 raised to power minus 34 joule second। ये इसका दूसरा पॉइंट है।
तीसरा पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज ऑलवेज इन होल नंबर, दिस इज ऑलवेज होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कि ये जो वेव पैकेट्स हैं या इम्पल्स ऑफ एनर्जी हैं या यूनिट वेव हैं, ये हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। मतलब ये कि कोई बॉडी वन वेव पैकेट एब्जॉर्ब करेगी या वन वेव पैकेट एमिट करेगी, या टू या थ्री। ये जो इम्पल्स ऑफ एनर्जी है, ये वेव पैकेट है, ये क्वांटा है, ये फोटॉन है, ये एमिट हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ये फिक्स होल नंबर की फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बॉडी 1.5 क्वांटम नंबर और सॉरी क्वांटा एमिट कर रही हो, ये 1.5 वेव पैकेट एब्जॉर्ब कर रही हो। नो, नेवर। क्या होगा कि 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, या 1 वेव पैकेट, 2 वेव पैकेट, 3 वेव पैकेट हो सकते हैं, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं कि दिस एनर्जी इज always whole number integral multiple of quantum। कि क्वांटम का होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। देखें, जैसे ये है, हम ये कहते हैं कि E इज इक्वल टू NH न्यू। हेयर n may be whole number 1 2 3 4 and so on। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। यहां से हमें ये बात क्लियर मिलती है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि दैट इज फिक्स्ड, 1 वेव पैकेट, 2 वेव पैकेट, 3 वेव पैकेट एमिट होंगे। ठीक है, तो ये 3 इस थ्योरी के पॉइंट्स हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स है उसकी बुनियाद है, उसकी बेसिक्स हैं। जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स है वो सारी की सारी इसी थ्योरी के ऊपर बेस करती है। और लेटर ऑन इसी थ्योरी को यूज़ करके 1906 के अंदर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी, और अपनी जो उसकी बहुत फेमस इक्वेशन है वो इसी थ्योरी की बेस पर उसने दी थी। ठीक है, अब आते हैं इसी से रिलेटेड इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, उसको हम डिराइव करते हैं। देखिए, ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अक्सर एग्जाम के अंदर ये इक्वेशन पूछ ली जाती है कि डिराइव दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमें एनर्जी का रिलेशन विद वेवलेंथ, वेव नंबर, विद फ्रीक्वेंसी दे रही होती है, और विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको 3 पैरामीटर का जानना ज़रूरी है, जिसमें पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ का पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई वेव मूव करेगी तो दिस वेव विल बी इन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म। ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है, जो अप साइड होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो डाउन साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ। ये भी क्रस्ट है और ये भी ट्रफ। तो एक कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक। तो वेवलेंथ का मतलब क्या, एक वेव की लेंथ। तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं कि 2 एडजेसेंट क्रस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ का डिस्टेंस, जो एक के बाद दूसरा क्रस्ट आ रहा है ना, उन दोनों का जब आप डिस्टेंस लोगे दैट इज नोन एज वेवलेंथ। हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent crust or trough। ये हम 2 adjacent trough का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, या
ट्रफ का भी ले सकते हैं, दो एडजेसेंट ट्रफ का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, या दो एडजेसेंट ट्रफ का डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट बनेगी मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेकिन चूंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसको हम मीटर में नहीं मेजर करते, इसको हम स्मॉल यूनिट में मेजर करते हैं। नहीं, हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल है 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो समटाइम हम इसकी यूनिट लेते हैं नैनोमीटर। इसी तरह से यूनिट ले जाती है एंगस्ट्रॉम, इसकी यूनिट ली जाती है पिकोमीटर, इसकी यूनिट ली जाती है। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल होती है, 10⁻10। याद रखिएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और इसी तरह से पिकोमीटर कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो हम यहाँ पे या तो पिकोमीटर लेते हैं, या एंगस्ट्रॉम लेते हैं, या नैनोमीटर लेते हैं इसकी यूनिट। तो ये पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वेवलेंथ का क्या मतलब है। तो किसी भी वेव के दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या कहोगे, वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा के साथ। दिस इज साइन फॉर वेवलेंथ, क्लियर। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज दैट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एक यूनिट टाइम में कितनी वेव पास हो रही है। जैसे आप आमतौर पर डिफाइन करते हो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब से क्या कहोगे, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो वेव पास हो रही होती हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। और याद रखना है कि इस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू के साथ। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज न्यू, NU, न्यू। थोड़ा सा वी के जैसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली हम इसको वी नहीं लिखते। दिस इज ग्रीक सिंबल दैट इज नोन एज न्यू। और याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। हम ये कहेंगे दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा c, दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। हियर c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है, और वो आपको पता है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये दूसरा पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आपने याद रखनी है कि न्यू इज इक्वल टू c/λ। तीसरा जो पैरामीटर है जो हमें याद होना चाहिए, दैट शुड बी वेव नंबर। वेव नंबर, अब देखते हैं वेव नंबर का क्या मतलब है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट लेंथ। तो इसको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स हैं, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, दैट इज नोन एज वेव नंबर। और इस वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। और याद रखना है कि दिस न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ये आपके पास इक्वेशन, हम इसे कह देते हैं 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, क्लियर। अब आपको याद हो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, प्लैंक्स इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इस इक्वेशन के अंदर आप न्यू की वैल्यू यहां से पुट करें तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू HC/λ, HC/λ।
लैम्डा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, इसको देखना है जरा। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एच सी 1/λ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1/λ और यहाँ पर 1/λ। अब 1/λ की जगह मैं न्यू बार लिख दूं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, जो हमारी मेन इक्वेशन थी। हमने क्या कहा था कि ये इक्वेशन हमें क्या रिलेशन, देखो इसमें हमें एनर्जी को रिलेट किया जा रहा है वेव नंबर के साथ, यहाँ पे एनर्जी को रिलेट किया जा रहा है वेव लेंथ के साथ, यहाँ पे एनर्जी को रिलेट किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो दैट इज व्हाई वी डिराइव दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को इसलिए डिराइव करते हैं कि कहीं पे एनर्जी को वेव लेंथ के साथ देखना हो, वेव नंबर के साथ देखना हो या फ्रीक्वेंसी के साथ देखना हो, तो उसके लिए इक्वेशन हमें हेल्प करती है। थैंक यू वेरी मच।